हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम सभी भारत की तटीय रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे और कर्क रेखा के बारे में और भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी समझ में आएंगी। इसके नोट्स जो है नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। अगर मैं बात करूं भारतीय तटीय रेखा की यानी कि भारत की तटीय रेखा की, तो भारत की तटीय रेखा पहले 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हुआ करती थी। ये 1975 के अनुसार है, यानी कि अभी तक अगर मैं बात करूं तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हुआ करती थी, जो कि 1975 में लास्ट टाइम नापी गई थी। लेकिन 2025 में हाल ही में पुनः भारत की तटीय रेखा की लंबाई नापी गई और वर्तमान में भारत की तटीय रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है, यानी कि पहले से लगभग 47.6 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में अब प्रश्न पूछेगा कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 11,098 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भैया लंबाई कैसे बढ़ गई? तो पहले भैया सिर्फ सीधी तटीय रेखा नापी जाती थी, लेकिन इसमें क्या किया गया, जो नदी द्वीप हैं या आप कहेंगे सॉरी जो समुद्र में द्वीप हैं उनको भी नापा गया है। जो छोटे छोटे डेल्टा हो गए, द्वीप हो गए, इन सबको भी नापा गया है, इसलिए लंबाई बढ़ गई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बढ़ गया है। पहले सीधी सीधी चीजें जो जिग जैग लाइन होती थी उन्हें नहीं नापा जाता था 1975 में जब नापी गई थी, लेकिन इस बार जितनी जिग जैग लाइन है तटीय क्षेत्र में या जितने भी द्वीप हैं उन सबको नापा गया है, इसलिए जो लंबाई है वो बढ़ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एकदम करंट वाली नॉलेज है, यानी कि कई सारी बुक्स में अभी यही लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको ये अपडेट कर लेना है अपने नोट्स में अगर आपने कहीं पढ़ा है कि वर्तमान में भारत की तटीय रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटों पर स्थित हैं, आप कह सकते हैं, या समुद्र से सीमा बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो हम बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं भैया, 9 राज्य, ये कहां पर सीमा बनाते हैं? तो ये तटीय क्षेत्र में सीमा बनाते हैं, यानी कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि तट पर स्थित हैं भारत की। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से जो 5 राज्य हैं भैया, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये अरब सागर तट पर स्थित हैं। और भैया जो ये 4 राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 राज्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हालांकि ये दोनों चीजें हिंद महासागर का ही भाग हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अरब सागर के तट पर 5 राज्य भारत के स्थित हैं और यहाँ पर 4 राज्य स्थित हैं। इसके साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय क्षेत्र में स्थित हैं या समुद्र से सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं भैया? तो आपको ध्यान देना है वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो इधर थोड़ा स्थित है। फिर उसके बाद पुद्दुचेरी की बात करें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर थोड़ा पुद्दुचेरी स्थित है। और उसके बाद मैं बात करूं भैया तो आप कहेंगे लक्षद्वीप, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरब सागर में। इधर साइड में मालदीव के ऊपर पड़ता है लक्षद्वीप, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये अरब सागर में पड़ता है, इस तरफ अरब सागर वाली साइड में। तो ये भैया ये 4 तटीय सीमा वाले राज्य हैं। आपसे पूछा जाए कि तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं भारत के, तो भैया ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि समुद्र तट पर पड़ती हैं या समुद्र से सीमा साझा करती हैं। जैसे अंडमान निकोबार तो समुद्र में ही स्थित है, आप कहेंगे एक द्वीप है, आप कह देंगे, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पुद्दुचेरी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। फिर आप कहेंगे लक्षद्वीप तो अरब सागर के किनारे स्थित है या अरब सागर में स्थित है, और दादर नगर हवेली जो है अरब सागर के किनारे स्थित है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और हम चीजें जान लेते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तटीय राज्यों से संबंधित। जैसे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उसकी एक ट्रिक है भैया जीटीए। जीटीए एक बहुत ही फेमस गेम है, ओपन वर्ल्ड का, आपने देखा होगा कभी भी। तो जो जीटीए गेम है, इससे आप याद रख सकते हैं कि आपको ट्रिक याद रखनी है जीटीए, जी फॉर गुजरात, टी फॉर तमिलनाडु, ए फॉर आंध्र प्रदेश। यानी कि गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत की
सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का और फिर आता है आंध्र प्रदेश का। टॉप 3 आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके पश्चात मैं बात करूं कि न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, तो आप कहेंगे गोवा और कर्नाटक। यानी सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है, उसके बाद कर्नाटक की सबसे छोटी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा से आपसे पूछ लेगा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे गोवा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय रेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आप कहेंगे भैया अंडमान निकोबार की। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई 3083.5 किलोमीटर है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्य और यूटी में सबसे लंबी तटीय रेखा इसी की ही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भैया इसकी तटीय सीमा गुजरात से भी ज्यादा लंबी है, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको राज्यों में पूछा जाता है कि राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है, तो आप गुजरात कहते हैं। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है भारत की केंद्र शासित प्रदेश में, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार। इसकी लंबाई 3083.5 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया पुद्दुचेरी। यानी कि सबसे छोटी तटीय सीमा वाला यूनियन टेरिटरी पुद्दुचेरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। इसके पश्चात हम कुछ नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पुद्दुचेरी से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है भैया। पुद्दुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें 4 जिले आते हैं और ये चारों जिले अलग अलग स्थित हैं। यानी कि ये 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 राज्यों में, किसी एक क्षेत्र के जिले 3 राज्यों में कैसे उपस्थित हो सकते हैं। तो हालांकि ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो भैया 3 राज्यों के 4 जिलों को मिलाकर पुद्दुचेरी का गठन किया गया है, या आप कहेंगे पुद्दुचेरी का निर्माण होता है। पुद्दुचेरी में कुल 4 जिले हैं और वो 3 राज्यों में विस्तारित हैं। कहाँ कहाँ भैया, तो आप कहेंगे जो इसका पहला जिला यनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको नाम याद रख लेने हैं। यनम जो जिला है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यनम आंध्र प्रदेश में है। पुद्दुचेरी नाम का ही एक जिला है, यानी कि पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का नाम जिस पर पड़ा है उस नाम से भी एक जिला है, उसे हम पुद्दुचेरी कहते हैं, वो तमिलनाडु में है। फिर कराईकल आता है, तमिलनाडु में है। आपको ध्यान रखना है कि पुद्दुचेरी और कराईकल ये 2 जिले जो हैं पुद्दुचेरी के, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त माहे नाम का जिला केरल में आता है। तो ये 4 जिले आते हैं पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से जिले, तो आप कहेंगे यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे। यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यनम आंध्र प्रदेश में, पुद्दुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल में आता है। अच्छा, मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश इस साइड में है, इस साइड में है भैया, तो वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस साइड में कौन पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी पड़ती है। फिर पुद्दुचेरी की बात करें, तमिलनाडु, तमिलनाडु भी मैप में इधर पड़ता है, तो इधर पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। ऐसे मैं बात करूं कराईकल की, तो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी बंगाल की खाड़ी में है। एकमात्र जिला जो अरब सागर के तट पर है, आप कह सकते हैं अरब सागर वाली साइड में है, तो वो है माहे केरल का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पुद्दुचेरी का कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये अरब सागर के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे माहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला, यहां पर मैं भारत के सबसे बड़े जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की बात कर रहा हूं, जिसे पांडिचेरी भी कह दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला पुद्दुचेरी ही है और पुद्दुचेरी का सबसे छोटा जिला माहे है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला पुद्दुचेरी ही है और सबसे छोटा जिला माहे है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी क्लासेस से आपको थोड़ा भी लाभ पहुंच रहा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसके पश्चात मैं बात करता हूं अपने अगले टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इससे परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस टॉपिक को। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आप कभी भी ग्लोब को देखेंगे तो यहाँ पर 3 काल्पनिक रेखाएं हैं भैया, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा उपस्थित है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर उपस्थित है, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा 23 से ही 1/2 डिग्री पर स्थित है। तो ये 3 रेखाएं हैं काल्पनिक। अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत से कर्क रेखा, ये हमारा भारत है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैंने वैसे ही त्रिभुजाकार ऐसे चतुष्कोणीय आकृति बना दी है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत पुरानी ट्रिक है।
सभी लोग जानते ही होंगे। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान ट्रिक है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भैया इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। यहाँ पर आप देखिएगा गमछा में ये वाला छा है, यहाँ पर गलती से दूसरा छा लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। मित्र पे गमछा, मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है भैया। आप कैसे से समझेंगे, तो मित्र पर गमछा झार, मी फॉर हो गया मिजोरम, त्रा फॉर हो गया त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल, आर यानी कि रा फॉर राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश और छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झार शब्द जो है इससे हो गया झारखंड। तो ये ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में। आपके नाम जो राज्य हैं उनके नाम सीक्वेंस में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में। ये बातें आपको क्लियर होंगी। कुछ और चीजें जान लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो कुछ प्रश्न इससे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कर्क रेखा किस पर्वत से होकर गुजरती है, आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस पर्वत से होकर गुजरती है साथी, तो आप कहेंगे विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाए कि माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपसे परीक्षा में डायरेक्टली यहां से प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको ध्यान रखना है माही नदी जो कि राजस्थान में स्थित है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे कम जो कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में ही है और राजस्थान में ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अतिरिक्त कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य की है, तो आप कहेंगे राजस्थान, यानी कि सबसे कम दूरी जो कर्क रेखा तय करती है या आप कहेंगे लंबाई जो है न्यूनतम कर्क रेखा की वो राजस्थान में है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा के निकट स्थित जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं, या कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो इसकी एक ट्रिक है भैया, आप गुजरात का एक नृत्य जानते होंगे गरबा, तो गरबा इसकी ट्रिक है, आप गरबा ध्यान रखेंगे। जी फॉर हो गया गांधीनगर, यू फॉर हो गया उज्जैन, आर फॉर हो गया रांची, बी फॉर हो गया भोपाल और ए फॉर हो गया अगरतला। यानी कि ये इतने शहर हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे साथी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन में रांची होगा तो आप रांची लगा देंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी जैसे भोपाल है तो वो भी कर्क रेखा से क्या है, स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। ये बातें हो गई, या इसके निकट स्थित शहर है। तो ये सारी चीजें हो गई कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। आई होप आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं भैया, तो अब हम बात किसकी करेंगे, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करने वाले हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। अगर मैं बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, तो वो कुछ ऐसे होकर गुजरती है 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होकर ये गुजरती है। इससे परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसे हम अगले पेज में कवर करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर मैं भारतीय मानक समय रेखा की बात करूं तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि ये कहां पर स्थित है, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये जो कॉमा लगा हुआ है ये मिनट है, तो आप ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है इसी से हमारे भारत का जो समय निर्धारित होता है, इसी से निर्धारित होता है। तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मैन टाइम यानी कि जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो ग्रीनविच मेन टाइम से कितने घंटे आगे है, तो आपको ध्यान रखना है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह पूर्वी घाट से होकर जाती है, या आप कह सकते हैं या पूर्वी घाट पर्वत से होकर जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैप में कभी भी आप देखेंगे तो पूर्वी घाट पर्वत इस साइड आता है, तो ये पूर्वी घाट पर्वत से होकर जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथी, जब मैं आपको पर्वतों को पढ़ाऊंगा तो वहां पर बात होगी पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत की। अगर मैं बात करूं
कि आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो भैया नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, और यह नैनी मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ लेगा कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो भैया नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में स्थित है। आपसे पूछ लेता है आईएसटी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से राज्य, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप भैया यहाँ पर देखेंगे तो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने थोड़ा क्या किया है कि इधर बना दिया है गलती से, तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा और इधर होना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा होकर जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ तो इस मैप में थोड़ा अलग है, तो आपको लग सकता है कि तमिलनाडु से होकर जा रही है, लेकिन ये तमिलनाडु से नहीं, आंध्र प्रदेश से ही होकर जा रही है, थोड़ा इधर बन गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि जब भी आप मैप में देखेंगे भैया, तो जो आईएसटी है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा ऐसे गई है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऐसे आई है, यानी कि एक दूसरे को वो क्या करते हैं, तो क्रॉस करते हैं, इस तरीके से कहीं पर क्रॉस करते हैं। तो वो कहां पर क्रॉस करते हैं, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को कहां पर क्रॉस करती है, तो भैया छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भैंसा मुंडा नाम का एक स्थान है, वहीं पर एक दूसरे को काटती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की भैंसा मुंडा नामक जगह पर वह एक दूसरे को काटती हैं। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया है। इससे रिलेटेड क्विज आप अगर चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लासेस और लंबी होंगी और उसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे कल से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय